हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू न्यू वीडियो। और ये है हमारा आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 3। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो जाइए भाई, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए जाके। पर रुक जाइए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए भी। अभी ये वीडियो में आ गए हैं तो इसको देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा आप उसको देखिएगा जाके। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है। दोस्तों, अगर बात करें मौद्रिक नीति को बनाने की और लागू करने की, तो ये की जाती है आरबीआई द्वारा। अब अगर बात करें मौद्रिक नीति क्या होती है, तो बहुत ही सरल भाषा में अगर आपको बताऊं तो एक प्रकार से मान लीजिए एक कार्यवाही है, एक एक्शन है जो किसी सेंट्रल बैंक द्वारा किसी इकोनॉमी में मुद्रा आपूर्ति को और ऋण स्थितियों को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, उनको प्रभावित करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। ठीक है, और तो इसके कुछ टूल्स हैं जिसके तहत वो करता है सब कुछ आरबीआई। कौन कौन से टूल्स हैं? रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, खुले बाजार की संक्रियाँ हैं, ओएमओ मतलब, और एसएलआर है। अब आप समझ रहे हैं, सोच रहे होंगे ये सब क्या है भाई, है ना। चलिए समझाते हैं, टेंशन की बात नहीं है, एक एक करके सब कुछ समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं बचेगा आप। ठीक है। रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? वह दर, वह रेट जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देता है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? वह रेट है, वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है, वाणिज्यिक बैंकों से पैसे उधार लेता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर उल्टा हो गया रेपो रेट, उसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट। अब अगर बात करें सीआरआर की, तो सीआरआर क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात। यानी जो बैंक होती है उनकी कुल जमा राशि का कुछ भाग जो उन्हें आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। ठीक है, तो इससे कैसे रेगुलेट करता है आरबीआई? तो अगर मान लीजिए जैसे आरबीआई ने कहा कि नहीं अब हम सीआरआर बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए किसी वाणिज्यिक बैंक के पास 200 रुपये हैं और वो अभी सीआरआर के तौर पर 100 रुपये आरबीआई के पास रखते हैं और 100 रुपये उनके पास बचते हैं लोन देने के लिए। ठीक है, अब अगर आरबीआई ने कहा कि नहीं हम सीआरआर बढ़ा रहे हैं, अगर सीआरआर बढ़ा रहे हैं, आरबीआई ने कहा कि अब आपको 150 रुपये देने होंगे। अब अगर 150 रुपये दे देंगे तो उनके पास कितने पैसे बचेंगे? 50 रुपये लोन देने के लिए, है ना। तो इससे आरबीआई क्या करता है, जो धन की उपलब्धता है उसको कम कर देता है, जिससे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सके। अब इसका उल्टा भी कर सकता है आरबीआई, वो कह दे कि नहीं भाई अभी आप 100 रुपये देते थे, अब आप केवल 50 रुपये दीजिए मुझे सीआरआर के तहत, सीआरआर के रूप में। तो उससे क्या होगा? धन की उपलब्धता बढ़ जाएगी, जिससे आर्थिक गतिविधि जो है उसमें बढ़त आएगी। ठीक है। अब अगर बात करें खुले बाजार की संक्रियाएँ क्या हैं, इसके तहत आरबीआई ओपन मार्केट में कुछ एसेट्स को बेचता व खरीदता है, कुछ प्रतिभूतियों को खरीदता है, कुछ को बेचता है। क्या, क्यों बेचता है, क्यों खरीदता है? अब जैसे मान लीजिए उसने कहा कि नहीं कुछ एसेट्स बेचने हैं, उसने कुछ एसेट्स बेच दिए, तो बेचेगा तो भाई पैसा उसके पास आएगा। अब पैसा उसके पास आया तो मार्केट में जो है वो पैसा जो है वो कम हो जाएगा, धन की आपूर्ति कम हो जाएगी, जिसके तहत ब्याज दरें जो है वो बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए उसने कहा कि नहीं मैं एसेट्स क्या कहते हैं खरीदूंगा, उसने एसेट्स खरीदे तो मार्केट में पैसा डालेगा। अब पैसा जाएगा तो उससे धन की उपलब्धता बढ़ जाएगी, धन की उपलब्धता बढ़ेगी तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा। ये हो गया ओएमओ, खुले बाजार की संक्रियाएँ। एसएलआर क्या है? सांविधिक तरलता अनुपात। ये एक सरकारी नियम है जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का कुछ पैसा एक तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है। क्यों रखना होता है? ताकि जो जमा करता है उनको मान लीजिए कभी ज़रूरत पड़े तो उनको दे सकें। ठीक है, वो क्या क्या रख सकते हैं, सोना वगैरह जो है, पैसा हो गया, इन सबको वो एक तरल संपत्ति के रूप में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसएलआर। अब अगर बात करें मौद्रिक नीति समिति की, तो इसकी स्थापना जो है वो उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर सितंबर 2016 में हुई थी। उर्जित पटेल समिति के बारे में एक बात याद रख लीजिए कि इन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है उसको 4+-2 पर रखना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें मौद्रिक नीति समिति की, तो इसमें कुल मिलाकर 6 सदस्य होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा पूरा मौद्रिक नीति। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोष, अपाला, मैत्री, गार्गी। पहले चलिए समझते हैं एक एक करके इन सबके बारे में। गार्गी जो है ये ऋषि वचाकान और वैदिक प्रवर्तिका की पुत्री थी, ठीक है। मैत्री जो है ये जो याज्ञवल्क्य दिए गए हैं इनकी पत्नी थी और एक दार्शनिक थी, विद्वान भी थी काफ़ी ये। अपोला जो है इनको खासकर गणित में योगदान के लिए जाना जाता है, ठीक है। इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और अन्य अगर कुछ स्त्रियों की बात करें जिनका वर्णन है ऋग्वेद वगैरह में तो है लोपमुद्रा, ये महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी। विश्वम्भरा, इनको चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। ये याज्ञवल्क्य कौन थे? याज्ञवल्क्य एक विद्वान थे और यजुर्वेद की एक शाखा है शुक्ल यजुर्वेद, जिसके एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के लेखक हैं याज्ञवल्क्य, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गार्गी। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक। ये हो गया। अब अगर बात करें ऋग्वेद की, है ना, हमारे 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और यहाँ हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। एक एक करके ऐसे ही हम धीरे धीरे चारों को कंप्लीट कर देंगे। अगर हम यहाँ भी बात करें ऋग्वेद की तो इसको लिखा था वेद व्यास ने और इसको पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद जो लिखा गया था इसका माना जाता है कि लगभग 1500 से 1200 BC के आसपास लिखा गया था। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, शाखा 5 हैं और इसके 10 मंडल में से कुछ मंडल इम्पॉर्टेंट हैं जो आप याद रख लीजिए कि जैसे 3rd मंडल, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9th मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो इसको लिखा था विश्वामित्र ने ब्राह्मी लिपि में और ये सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण सिस्टम का उल्लेख है। वर्ण सिस्टम मतलब कि ये जो जाति प्रथा आज है ये पहले भी थी, पर पहले दूसरी तरीके थी। पहले का मतलब था कि आप जन्म से नहीं कुछ होंगे, ना आप जन्म से क्षत्रिय हैं ना जन्म से शूद्र हैं। आप काम कैसे कर रहे हैं उसके आधार पर देखा जाएगा कि आप कौन हैं। तो यही वर्ण सिस्टम का उल्लेख है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है। और अगर बात करें ब्राह्मण ग्रंथ की तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौशती, ऐतरेय, ये 2 याद रख लीजिए आप। और ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं इंद्र देवता, सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित हैं अग्नि देवता को। और ऋग्वेद की देवी हैं उषा, इन्हें भोर की देवी या शुभा की देवी भी कहा जाता है। और एक बात और याद रख लीजिए, भी याद आ गई, एक ग्रंथ है अवेस्ता। कहाँ का ग्रंथ है ये? ईरान का। अब इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि अवेस्ता और ऋग्वेद में जो है समानता पाई गई है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी समान हैं, ठीक है। वो ईरान का है, ये यहाँ का है, पर भी दोनों में काफ़ी समानता है, तो इसको आप याद रख लीजिए। चलिए, वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6, 7, 9, 5। तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। 7 होते हैं नेटबॉल, वाटर पोलो और हैंडबॉल में। 9 होते हैं बेसबॉल और खो खो में। 5 होते हैं बास्केटबॉल में, ठीक है। एक और याद रख लीजिए कि पोलो में कितने होते हैं? 4। बाकी आपको हॉकी और क्रिकेट का तो पता ही होगा, है ना, इतना तो पता ही होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 14 विधि के समक्ष समानता, 17 उपाधियों का अंत, 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति और 14 लोक अवसरों पर समानता। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ना। इसको यहाँ ख़त्म करके कम से कम हमारे 4 अनुच्छेद ही क्लियर होंगे एकदम। तो पहला एकदम डीप में समझेंगे हम लोग, है ना। पहला है हमारा 14 विधि के समक्ष समानता, ये सही है। 14 में है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता जो है ये लिया गया था ब्रिटेन से और विधि का समान संरक्षण लिया गया है USA से। दोनों में अंतर क्या है? विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कानून के लिए सभी समान हैं और विधि का समान संरक्षण का अर्थ है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। पर ये कुछ लोगों पर लागू नहीं होता। किन पर लागू नहीं होता है? अन्य देशों के प्रमुखों पर लागू नहीं होता, राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता, राज्यपाल पर और UNO के प्रतिनिधियों पर, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन है 17 उपाधियों का अंत, ये गलत है। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में, ठीक है, अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, और इसमें सेना और विद्या के क्षेत्र में अनुमति दी गई है रखने के लिए उपाधियाँ। और 17 में है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अब आप बताइए कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया था? तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम आया था 1955 में। 1976 में इसे बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा सैनिक उपाधियों की अनुमति। अभी मैंने बताया कि 18 में है उपाधियों का अंत, लेकिन सेना और विद्या के क्षेत्र में अनुमति दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत रत्न और ये पद्मश्री पद्म भूषण ये भी तो उपाधियाँ हैं, तो और ये क्या कहते हैं ना सेना की हैं ना शिक्षा के क्षेत्र में है, तो इनको क्यों भाई रखने की मतलब मिलती हैं भाई, ये भी तो उपाधियाँ हैं। तो एक केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भारत रत्न और ये पद्मश्री वगैरह ये कोई उपाधि नहीं है, ये अलंकरण है, ठीक है। इसको भी याद रख लीजिए आप। और चौथा ऑप्शन हमारा है 16 अनुच्छेद 16 लोक औषधों की समानता, सही है ये भी भाई। तो इसके देखिए 16 के क्लॉज 1 में कहा गया है लोक नियोजन के अवसर पर समानता, यानी भर्ती वगैरह में अवकाश पदोन्नति पेंशन वगैरह में समानता रहेगी, समता रहेगी। 16 का क्लॉज 2 कहता है धर्म जाति मूलवंश लिंग जन्म स्थान उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पर इसी का बाद वाला 16 का सब क्लॉज 16 क्लॉज 3 कहता है निवास स्थान के आधार पर हो सकता है भेदभाव, ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिए, मतलब खुद ऊपर कहा खुद उसी का नीचे खंडन कर रहा है। और 16 का क्लॉज 4 जो है इसे मंडल आयोग की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण, है ना, SC/ST के लिए इसमें आरक्षण के प्रावधान किया गया है। तो 16 का क्लॉज 4 का सब क्लॉज ए कहता है पदोन्नति में आरक्षण SC/ST के लिए है ये। इसे 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 में जोड़ा गया था। 16 का क्लॉज 4 का सब क्लॉज बी कहता है कैरी फॉरवर्ड, यानी अग्रनयन का सिद्धांत है इसमें। मतलब कि मान लीजिए आज 100 वैकेंसी आई और उसमें आरक्षण मिला SC/ST को 10 सीटें उसकी रही आरक्षित। अब मान लीजिए उसमें से 10 में 10 नहीं भर पाए, केवल 6 भरे, 4 खाली रह गई, तो अगली साल जब वैकेंसी आएंगी उसी चीज़ की तो 100 वैकेंसी प्लस वो 4 सीटें जो खाली रह गई थी वो आएंगी, और उसको फिर 10 सीटों का आरक्षण मिलेगा और प्लस 4 सीटें, मतलब 14 सीटें हो जाएंगी इस बार उसकी, ठीक है, आरक्षित, ठीक है। तो ये हो गया, इसे जोड़ा गया था 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में, ठीक है। और इसके बाद का एक और इम्पोर्टेंट याद रख लीजिए 16 का क्लॉज 6, इसमें कहा गया है EWS को आरक्षण दिया गया इसके तहत। और किसकी सिफारिश पर ऐड हुआ था? ये सिंघो आयोग की सिफारिश पर ऐड हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना फ्रेंड्स हुई थी 1984 दिल्ली में, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1984। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? तो डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था 2015 में, है ना। निम्न में से कौन एक प्रमुख सारंगी वादक हैं? TH विनायक राम। TH विनायक राम तो हैं घटम से, विष्णु गोविंद जोग तो हैं वायलिन से हैं, हरिप्रसाद चौरसिया हैं बांसुरी से, और इलियास खान हैं सारंगी वादक। और कौन कौन है सारंगी वादक इनके साथ? संकोल खान, उस्ताद बूंदू खान, साबरी खान, सुल्तान खान, पंडित राम नारायण, और पंडित राम नारायण की बेटी हैं अरुणा नारायण, और ये एकमात्र सारंगी वादक हैं, ठीक है। इतना याद कर लीजिए अभी आप। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत टाइम हो गया, काफ़ी देर से चल रहा है सब कुछ, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। बाय बाय।